नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र और आपको बताएंगे कि क्या है आज फाइनेंशियल मार्केट से बड़ी खबरें हैं। चर्चा करेंगे एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन में उनकी भूमिका पर, लेकिन उससे पहले आज की टॉप लाइन्स। अप्रैल से नवंबर अवधि में देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10,64,000 करोड़ पर पहुंचा। बजट अनुमान का करीब 60% हुआ। टैक्स कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड जारी किया, वित्त मंत्रालय का बयान। 7 महीने के बाद देश में थोक महंगाई दर हुई पॉजिटिव। नवंबर में थोक महंगाई दर 0.26% दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर एनर्जी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी की वजह से 2% से नीचे ही बने रहने की उम्मीद। मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर टैरिफ लगने के मामले में भारत ने विश्व व्यापार संगठन में अपील की। यूरोपियन यूनियन ने अप्रैल में भारत के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का मामला उठाया था। और अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन तेजी का रुख। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पर बंद। एशियाई बाजारों में तेजी। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ फिर से खुले। भारतीय शेयर बाजार कल मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स जिन पर रहेगी हमारी नजर और आपको बताएंगे कि क्या कुछ है टैक्स के मोर्चे पर। अच्छी खबर देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और खबर मुंबई से भी आ रही है। एसबीआई से अपुष्ट खबरें कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। कंफर्मेशन करने के बाद हम आपको उस खबर पर ले चलेंगे। लेकिन टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान के 58% से ज्यादा 10,64,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। वित्त मंत्रालय का बयान आया। इससे पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ये 23% से ज्यादा की बढ़त दिखाता है। रिफंड जारी करने से पहले सकल संग्रह अप्रैल नवंबर की अवधि में 17.7% बढ़ा, 12,67,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। अच्छी खबर यह भी है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड लोगों के खाते में पहुंचाया जा चुका है। जिन मामलों में शुरुआती दौर में रिफंड देने में थोड़ी सी देरी हुई थी, उन्हें रिफंड जारी करने के लिए विशेष पहल की गई है और वैध बैंक खातों में रिफंड जारी करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपए और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 15.38 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और अब फोकस शिफ्ट करते हैं बाजारों पर। आपको दिखाते हैं कि बाजारों में आज की ओपनिंग कैसे हुई है। गिफ्ट निफ्टी से क्या कुछ संकेत मिले, और जो संकेत मिले नेगेटिव बायस के साथ गिफ्ट निफ्टी हमें 55 अंक नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। आज के कारोबार के दौरान 21,338 का स्तर दिखाई दिया। लेकिन जो ओपनिंग हुई है बाजारोरों की वो है पॉजिटिव जोन में, और कल ज़बरदस्त तेजी देखी गई थी। आज देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग कहाँ पर हुई है। 268 अंक ऊपर 70,782 का स्तर आपको दिखाई दिया सेंसेक्स की ओपनिंग के दौरान, और निफ्टी में भी इसी तरह की तेजी, ज़बरदस्त तेजी आज के शुरुआती कारोबार में दिखाई दी। निफ्टी के स्तर पर आपको लिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की ओपनिंग 87 अंक से ज़्यादा की बढ़त, 21,270 का स्तर, 21,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर निफ्टी का और 70,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर सेंसेक्स का। ये दोनों ही साइकोलॉजिकल लेवल्स हमारे जो मुख्य बाजार हैं वो पार कर चुके हैं। हमारे आज के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हिंडाल्को, इन्फोसिस, LTIM, JSW स्टील और टाटा स्टील 1.3% से 2.15% तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्शन जहां पर नजर आ रहा है उसमें HDFC बैंक और इन्फोसिस शामिल है। टॉप लूजर्स की तरफ बढ़ते हैं जहां पर नुकसान इस वक्त उठाना पड़ रहा है। HDFC लाइफ 1.3% नीचे। एक्सिस बैंक में भी करीब आधी फीसदी की गिरावट। BPCL, नेस्ले इंडिया और भारतीय एयरटेल में भी आज दिन के शुरुआती कारोबार में गिरावट का दौर दिखाई दिया। बढ़ते हैं वैश्विक बाजारों की तरफ। फेड के फैसले का असर लगातार दिखाई दे रहा है। बाजार अमेरिका में छठे दिन लगातार ऑल टाइम हाई पर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखिए 414 अंक ऊपर 37,663 का स्तर डाउ जोन्स फ्यूचर्स का दिखाई दिया। S&P 500 12 अंक ऊपर, नैस्डैक 27 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। और यूरोपीय बाजार के जो अपडेट्स हैं आप तक देते हैं। ये कल के बंदी के आंकड़े हैं। 100 अंक ऊपर लंदन का FTSE बंद हुआ। CAC 44 अंक ऊपर। डैक्स जर्मनी के इंडेक्स में गिरावट नजर आई। एशियाई बाजारों में आज सुबह के कारोबार में तेजी दिखाई दी और जापान के बाजार में
394 अंकों की बढ़त, हैंगसेंग 515 और कॉस्पी 24 अंक। ये असर अमेरिकी बाजारों का ही दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई पर कल डाउ जोन्स उसके बंद हुआ। फ्यूचर्स में भी आप देख रहे हैं तेजी, 400 अंकों की ज़्यादा एशियाई बाजारों में तेजी, और उसका रिफ्लेक्शन आपको भारत के बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन है। आज क्रूड ऑयल प्राइसेस 0.39 डॉलर बढ़ करके $77 के आसपास बने हुए हैं प्रति बैरल की स्थिति। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है एनबीएफसीज का, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका भविष्य क्या है उस पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। और अब एक खबर जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जुड़ी हुई। सरकारी खरीद की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बना रहे जेम पोर्टल ने साल 2023-24 में केवल 6.5 महीनों में ही सीपीएसई यानी जो सरकारी पीएसयू हैं उसकी खरीद 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। पिछले साल की तुलना में जो सीपीएसई द्वारा खरीद हुई थी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी। लेकिन आज के फोकस पर अब शिफ्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आज का फोकस क्या है। शुरुआत करते हैं सेगमेंट की। आज का फोकस और एक खास सीरीज आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सरकार कर रही है। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सीधे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके सामने कुछ बड़े आंकड़े हैं, आई वॉन्ट टू शेयर दोज विद यू। इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हो रही है वो एक तरफ है, पर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने बाकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें हम कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का मेरे मंत्रालय के साथ जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन जियोस्पेशल डेटा फॉर मास्टर प्लान प्रिपरेशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाकी जो है हमारा GIS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग फॉर महात्मा गांधी नरेगा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उस टेक्नोलॉजी को एक तरह से टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी इज रिसीविंग अ बूस्ट, और साथ साथ इसकी एप्लीकेशन फॉर आर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आपको याद होगा जब 2014 मई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला था, तो हमारे जो पॉलिटिकल साथी हैं, कभी वो उनको कोई मैं टर्म नहीं देना चाहते, वो पूछा करते थे कि आपका विजन क्या है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इन कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमिलिटी यूज्ड टू से कि मैं छोटे छोटे काम करने में करता हूं। मैं वो सारी आई टुक आउट ऑल दोज स्टेटमेंट्स, दोज क्वेश्चंस, और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल में, और अभी तो 10 साल होने वाले हैं, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट वर्क हुआ है, अगर आप 1947 से लेकर 2014 का इतिहास देखें तो एक तरफ वो पीरियड और दूसरे साथ हमारा जो 2014 का पीरियड। हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंची है। दैट इन इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंटर।
बट मोर देन दैट, आज अगर आप पिछले क्वार्टर के आंकड़े देखें 7.6%, और आज सुबह मैं देख रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो प्रोजेक्शन किया हमारा ग्रोथ रेट का, इट इज टेकन इट अप टू 6.7. सो मल्टीलैटरल बैंक outside agencies are putting their faith in the India development story. Or where does space fit into this? I was looking at the hard statistics. Hard statistics are कि आप is a friendly country, Russia. They had a moon mission which regrettably was not successful. उन्होंने उस पर 16,000 करोड़ स्पेंड किया. हमारा जो चंद्रयान 3rd मिशन था उसका कॉस्ट केवल 600 करोड़ था. हमारे यहां स्टार्टअप्स जो हैं, उसके बारे में बताता हूं. हमारे इसरो के जो फॉरेन सैटेलाइट्स जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं. 430 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं उन्होंने. 290 मिलियन यूरोस यूरोपियन सैटेलाइट से और 170 मिलियन फ्रॉम अमेरिकन सैटेलाइट से दे अर्न्ड. ऑन एन एवरेज, the period since 2014 witnessed twice as many launches as the 10-year period between 2004 and 14. We have added 2 new launch vehicles to double the fleet size to 4. The 2 new additions are LVM-3 with 7 consecutive successful flights since inception, and the small satellite launch vehicle SSLV. हम आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देंगे, ऑलरेडी शायद डिजिटली भी भेज दिए होंगे, पर कंप्लीट वी कैन गिव यू हार्ड कॉपीज ऑल्सो. देखिए, जब आउटर स्पेस की बात करते हैं और यू टॉक अबाउट द ब्लू इकोनॉमी, द ओशंस, दीज आर नॉट ओनली areas where the country's potential in the area of science and technology is tested and developed. But more than that, what happens is that it provides also an economic opportunity to our players. Let me give you some very basic statistics. हमारी जो space economy है, today it stands at $8 billion. $1 billion being around 8,200 crores as per current rate of exchange, and it employs about 45,000 people. अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी कि आने वाले decade and a half में it should reach $100 billion. हमारा जो शेयर है, भारत का शेयर in the global space economy is about 2%. I think we are well on our way to move this 2% of the global space economy to about 10%. I want to come to the application of this space technology to our development plans. I just briefly, very quickly, प्रधानमंत्री आवास योजना पर मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूं. आपको याद होगा कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के प्लान्स में हमने ये निर्णय लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज हुआ था उसमें कुछ ग्रीन टेक्नोलॉजीज की शॉर्टलिस्ट बनी थी, समथिंग लाइक 53 ऑफ देम. तो ये निर्णय लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम इसमें से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके 1000 आवास 1 साल में बनाने का. तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका एक रिव्यू मीटिंग ले रहे थे
तो हमने अपने प्रेजेंटेशन की एंड ही डिसाइडेड, ही सेड नहीं, आई वांट टू सी इट रियल टाइम। तो रियल टाइम कैसे किया? सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन से प्रोजेक्ट को हमने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया, यूटिलाइजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड ड्रोन्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस। उसमें आप कोई, जैसे एक हमारे यहाँ स्टेट है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, भले जमाने में वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनते थे, वो कागज पे ही रह जाते थे और मनी वाज स्पेंट, और देखा जाएगा अगर जमीन पे जाके देखे उसमें कुछ था नहीं। इवन एट अ स्मॉल लेवल, अगर आप निर्माण भवन आइए, जो हमारी अर्बन ऑब्जर्वेटरी है, सारे देश के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, यू कैन वॉच देम देयर ऑन अ रियल टाइम बेसिस। So this is the application of these advances we are making in all areas of technology so that development receives a boost. Abhi a few days ago, मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से this is one of the most important new schemes. माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि 15,000 हम अपनी ड्रोन दीदीज को ट्रेन करेंगे and allow them to utilize this new weapon in their hands, the drone, for agricultural and other purposes. So I'll quickly list some of the other things where we use it. Under Amrut for master plan preparations, urban geospatial database has been prepared for 238 cities. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, semi-physical yield model for rice and wheat using space technology inputs is part of the operational rollout of Yes Tech program under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana or PMFBY. The GIS implementation of monitoring Mahatma Gandhi Narega. This is also geo portal and mobile application provided, and more than 5.2 crore assets and activities have been geo tagged under Geo Manrega. Monitoring of integrated watershed management project, 16.97 lakh watershed development interventions have been geotagged. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, और ऐसे ऐसे हमारे इसकी एप्लीकेशन। मैं तो आपको थोड़े से ही उदाहरण दे रहा हूं इनमें से। अभी 2014 के पहले हमारे यहाँ एक स्टार्टअप था इस सेक्टर में, and I think one of the most significant developments is that we have opened this sector out to the private sector. आज स्पेस सेक्टर पे बड़ी बात कहते हैं हरदीप सिंह पुरी साहब की 2% की जो हिस्सेदारी है भारत की पूरे दुनिया के स्पेस बाजार में, अब वो बढ़ करके 10% होने की उम्मीद है। उस दिशा में हम काफी आगे जा चुके हैं और जियो टैगिंग के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पा रही है एसेट क्रिएशन की, खासतौर पर आवास जिसकी जिम्मेदारी वो संभालते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। और देश में वित्तीय समावेशन के लिए एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की बड़ी भूमिका है। ये कंपनियां ऐसे इलाकों में काम करती हैं जहां पर सामान्य बैंक नहीं जा पाते और हाशिए पर पड़े लोगों को वित्तीय व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए, रोजगार के लिए अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड लोन के लिए रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया। केंद्रीय बैंक का मानना है कि रिटेल कंज्यूमर लोन को लेकर के क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन इसका असर बैंक और एनबीएफसीज पर होगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी क्षेत्र की वृद्धि दर 16 से 18% के अनुमान से कम रह सकती है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शचीन्द्र नाथ, जो कि एमडी हैं यूगो कैपिटल के। शचीन्द्र जी, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो एनबीएफसीज की जो भूमिका है हमारे पूरे वित्तीय समावेशन में, उसी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद में आरबीआई के मुद्दे पर आता हूं। सर बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा अजय जी। अगर आप ये देखें कि भारतवर्ष में, जिसको हम बोलते हैं भारत है, इंडिया नहीं, उसमें जो रोजगार है, जो ऋण हम प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको मेन लाइन बैंकिंग सिस्टम से ऋण नहीं मिलता है, उसमें एनबीएफसी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अभी ये भूमिका निभाती हैं ज्यादातर
मध्यम साइज की या छोटी एनबीएफसी, जो बड़ी एनबीएफसी हैं वो जनरली बैंक वाला काम करती हैं, बिल्कुल, तो रिटेल लोन में जी रिटेल लोन देती हैं। लेकिन अगर आप विगत जो एमएसएमई अगर एक सेगमेंट कर लिए जहां पे करीब हम बोलते हैं 85 लाख करोड़ का क्रेडिट की नीड है, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जो रोजगार मिलता है वो छोटे व्यापारियों से मिलता है, क्योंकि आप हर जगह बड़ा सीमेंट फैक्ट्री और ऑयल प्लांट और इंजीनियरिंग की फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते। छोटे व्यापारियों के थ्रू जो ये रोजगार की जो आवश्यकता है वो हमारे देश में इसी से पूरी होती है, और इसको जो क्रेडिट देने का जो समावेश है वो एनबीएफसी करती हैं जी। लेकिन क्या इसमें जो एक्सेलरेशन की जरूरत है और उसके लिए जो इकोसिस्टम का जो सपोर्ट चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कमी है। लेकिन ये जो अभी रिपोर्ट आ रही है सर, जो क्रिसिल बोल रहा है कि 16 to 18% का ग्रोथ एनबीएफसी सेक्टर का नहीं हो पाएगा इस साल के लिए, कुछ अनुमान बता सकते हैं? मान लीजिए यूग्रो कैपिटल की ही बात करें तो ईयरली ग्रोथ आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अजय जी, हम 2022 में 3000 करोड़ पे थे, 2023 में हम 6000 करोड़ पे थे, हम पहले हाफ वर्ष में करीब 8-7 करोड़ के आसपास, 7,500 करोड़ के आसपास थे, और हम 9,500 करोड़ के आसपास होंगे ऐसा हमारा मानना है। हमारी ग्रोथ में कोई बहुत हम तो अपने बेस से बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हर साल करीब अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट डबल कर लेते हैं, और इसका मेन जो रीजन है कि हम क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जहां पे हमने बोला कि जो मेन लाइन बड़े बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। तो हमने बोला कि जो एमएसएमई के जो व्यापारी हैं उनको लोन देने का जो कार्य है वो हम करते हैं, बट उनको जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है उसके लिए जो पैसा हमको लाना है वो हम ज्वाइंटली बड़े बैंकों के साथ लेके आए। उसकी वजह से हम ये बहुत बड़ा एक सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। आज पिछले विगत 3 वर्षों में हमने 70,000 से ज्यादा एमएसएमई की फाइनेंसिंग करी है और 8,000 करोड़ का हमारा लोन बुक है जी। लेकिन सर ये जो आरबीआई ने टाइटनिंग की है क्वालिटी को मेंटेन करने की, और उसका क्या असर एनबीएफसी सेक्टर पे पड़ेगा? और मुझे लगता है कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे थे, शायद उनकी वजह से जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम इसको गड़बड़ी नहीं बोल सकते, ये हमारे यहाँ एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। देखिए, अगर आप देखें हमारे 1-2 जनरेशन पहले तो हमारा समाज कैसा था? हमारा समाज ऐसा था जहां लोग पैसा बचाते थे और उस बचाए हुए पैसे से सामान खरीदते थे। अब एक नया जनरेशन आया है जिसके पास पैसा हो या ना हो, पहले वो पैसा उधार पे लेता है, फिर सोचता है इस पैसे को खर्च कैसे करूं। और ये जो चेंज आया है टेक्नोलॉजी से। कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत अच्छी हो गई, ब्यूरो का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो गया, इसीलिए आप आज किसी भी स्टोर में जाते हैं, जीन्स खरीदने से लेके जूता खरीदने से लेके पर्सनल लोन, छुट्टियां पे जाने के लिए, सब चीज के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो इसकी वजह से पिछले 1.5-2 साल में, स्पेशली कोविड के बाद, ये जो बिल्डअप हुआ है कंज्यूमर फाइनेंसिंग का और पर्सनल लोन का, वो बहुत ज्यादा हुआ है। बैंकों को और बड़ी एनबीएफसी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसमें जो ब्याज की दर होती है वो काफी अच्छी होती है। जी जी। लेकिन आरबीआई ने ये माना कि ये तो भाई बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो रही है, इन्फ्लेशन इससे बढ़ रहा है। सचिन जी, मेरे पास वक्त कम है। सचिन जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि ब्याज दरों पर आपकी क्या राय है? अभी सुबह खबर आई कि एसबीआई ने 5 to 10 बेसिस पॉइंट का हर टेन्योर पे ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। एनबीएफसी की तरफ से जो ब्याज दरें हैं उन पर नजरिया आपका क्या है? बहुत छोटा सा जवाब सर, थैंक यू। ये सर, ब्याज दर कस्टमर के लिए थोड़ा तो जरूर बढ़ेंगी, बिकॉज जब भी आरबीआई टाइटनिंग करता है तो इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो तो नीचे तक जाता ही है। आरबीआई की कोशिश भी यही है कि थोड़ा ब्याज दर बढ़े जिससे इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए। तो मुझको ऐसा लगता है, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को ये बर्डन नहीं लेना पड़े, बट थोड़ा तो इसमें जरूर लोड आएगा कस्टमर पे। सचिन आनंद जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही इकोनॉमी टुडे में आज के लिए सिर्फ इतना ही। लगातार हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे इन तमाम खबरों पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें व्यापार जगत की बने रहिए। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बाद पूरी दुनिया में मंदी का दौर देखने को मिला। सभी देश मंदी के इस दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत काफी हद तक अपने आप को इस दौर से बाहर निकाल चुका है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आना
इस बात की तस्दीक करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत कोरोना महामारी के दौरान आए मंदी के दौर से अपने आप को उबारने में काफी हद तक कामयाब रहा, जबकि अभी भी कई देशों को मंदी से जूझना पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में विनिर्माण गतिविधि अक्टूबर में पिछले 8 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रहने के बाद बाजार में विभिन्न उत्पादों की मजबूत मांग की बदौलत नवंबर माह में फिर से काफी तेज हो गई, जबकि कच्चे माल की महंगाई घटकर पिछले 40 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रही। ये सारी जानकारी एक निजी सर्वे के दौरान उभर कर सामने आई है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक नवंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़कर 56 अंक हो गया है, जो कि अक्टूबर में 55.5 अंक था। हालांकि यह नया आंकड़ा सितंबर माह में दर्ज किए गए 57.5 अंक से मामूली सा कम रहा। ये सर्वे उस GDP डेटा के जारी होने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें बताया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दूसरी तिमाही में अत्यंत शानदार 7.6% रही है। सर्वे में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां बढ़ने के साथ ही कीमतों का दबाव भी काफी हद तक कम हुआ है। सर्वे के मुताबिक जिन भारतीय निर्माताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी की है, उन्होंने हाई लेबर कॉस्ट के बीच नवंबर माह के दौरान विभिन्न उत्पादों की मांग काफी बढ़ जाने की सूचना दी है। खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो जाने से खुदरा महंगाई अक्टूबर में घटकर पिछले 4 महीनों के न्यूनतम स्तर पर 4.87% पर रही और इस तरह से ये लगातार दूसरे महीने RBI के 2 से 6% के कंफर्ट जोन में ही टिका रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे है न्यूज़ एट 10 भावना नैयर के साथ। देखते रहे DD न्यूज़। नमस्कार।